Okay. We are starting chapter number 6 and that's comprehension skill. Comprehension skills में हम दो चीजें फोकस करेंगे. नंबर वन स्पीड रीडिंग. ठीक है, स्पीड रीडिंग जो होती है वो ये देखने के लिए की जाती है कि आप पर मिनट कितने वर्ड्स रीड कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में हम दो तरह से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना सीखेंगे, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर रीडिंग एक्टिविटी. ठीक है, रीडिंग लैंग्वेज का थर्ड स्किल है और वो इसलिए थर्ड स्किल है क्योंकि जब आप लैंग्वेज से एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं तब आप रीडिंग तक पहुंचते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में भी बच्चों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है. जब वो छोटी क्लास में जाते हैं तो उनको साउंड सिखाते हैं. ठीक है, ताकि उन्हें वो चीज समझ आना शुरू हो. उसके बाद फिर वो आहिस्ते आहिस्ते वो बोलते हैं. जब वो बोलना उनका क्लियर हो जाता है तब उन्हें वो चीजें दिखाई जाती हैं, so that they can start identifying and start reading it, right? So similar is the case with all kind of languages. कोई भी लैंग्वेज होगी उसके साथ ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड, इस आवाज कम आ रही है, अब सही आ रही है या नहीं? ओके साथ, प्लीज टेल मी नाउ, इज द वॉइस क्लियर और नॉट? ओके ग्रेट, ओके गुड. ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसमें उन्होंने आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके दी हैं. चॉइस, सोर्स, स्पीड, प्रायर नॉलेज एंड विजुअलाइजेशन. क्या मतलब है इसका? लेट्स सी. दीज आर पर्पसफुल रीडिंग. पर्पसफुल रीडिंग का मतलब होता है, एक रीडिंग होती है जो आप एमिंग कर रहे होते हैं. पता है वो कौन सी रीडिंग है? कभी आप में से किसी ने ये काम किया है कि जब आप बाइक या गाड़ी में जा रहे हो और आप रास्ते में बिल बोर्ड्स, डिफरेंट साइन बोर्ड्स पढ़ रहे हो? दैट्स पर्पसलेस रीडिंग. हाँ, whatever. ठीक है, that's not purposeful reading. Because if I ask you कि आपने अभी यहाँ आने में जितने भी रास्ते में साइन बोर्ड्स पढ़े या देखे या जो आपकी नजरों से गुजरे, क्या आप मुझे सारे साइन बोर्ड्स बता सकते हैं? यू विल नेवर रिमेम्बर दैट. ठीक है, आप वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. इवन अगर आपका वो रोज का भी रास्ता है तो भी नहीं आपको रिटेन होगा वो. क्यों? क्योंकि आपका वहां कोई पर्पस नहीं है. आप अगर कोई चीज ढूंढ रहे हैं, that's a different case. For example, sometimes we are looking for destination and then we remember the signboard. ठीक है, why? Because that's the purpose. हमारा पर्पस होता है कि हमें ये फला डेस्टिनेशन याद है, इसलिए हम उससे इर्द गिर्द उसका जो एक क्या कहते हैं उसको, एक एरिया होता है या विसिनिटी होती है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ताकि हम कभी भी यहाँ हमें आना हो तो हमें पता हो कि भाई वहां पर वो फला दुकान है या वो फला बेकरी है या वो जगह है जहां हमें पहुंचना है. राइट? So until unless you have a purpose, you cannot retain any information, right? So that is very very important. Now there are certain purposes for reading also. Number one, choice. Okay, so मेरा एक क्वेश्चन होता है अपने स्टूडेंट से कि आपने कभी भी किसी भी तरह की रीडिंग की है? Okay, so what is that frequent thing which you read? Okay, so stories. What kind of stories? Novels. Acha. Anybody else who take part in any other kind of reading? Newspaper. Very good. और बोलो बोलो जो भी है. Everything comes in reading. Whatever you read, it could be anything. अच्छा, और आप जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप सोशल मीडिया से भी मुझे एग्जांपल्स दे सकते हैं. दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज रीडिंग. ये मैं क्लास के बाद बताऊं. Right? So any kind of blog, any kind of long comment, any kind of post which is informative, or any kind of sharing, subtitles is also one of the forms of reading. क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज जिस लैंग्वेज से हमारी फेमिलियरिटी कम है, हम वहां पर सबटाइटल्स को प्रेफर करते हैं ताकि हमें चीज अच्छी तरह समझ आए. ठीक है, सो चॉइसेस में क्या लिखा हुआ है? रीडिंग मस्ट बी अ चॉइस टू मेक द मोस्ट ऑफ द कंटेंट रीड. ठीक है, अगर आपकी अपनी चॉइस की रीडिंग नहीं है वो, तो आप कभी भी उसमें से कोई कंटेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वन. वेरी गुड. अगर एक दिन आपको जबरदस्ती बिठा के कहा जाए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आप में से कितने लोग हैं जो उसमें से कोई खास खबर अपने लिए रिटेन कर पाएंगे?
सिवाय स्पोर्ट्स के नो, बहुत ही कम। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको इसलिए समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वो न्यूज किसी और दिन की है, जाहिर है अब उस चीज को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को टाइम हो गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये किस मामले में बात हुई है, राइट। until unless you are well aware of the information background you can't retain that। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि चॉइस रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस एक पर्पस को फिल करती है। सेकेंड है सोर्स, what you are reading वो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। so for example anything written on social media is not every time authentic or credible। why? because it's based on opinions। opinion किसी भी वक्त चेंज हो सकता है और ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मुझे जवाब दे सकते हैं, इट्स ओपन फॉर ऑल। हाँ एक एक करके बताइए, इस तरह कोरस तो मुझे नहीं समझ आता। हाँ, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव होता है। एनीथिंग विच इज ओपिनियन बेस्ड, एनीथिंग विच इज बायस्ड विथ योर प्रायर एक्सपीरियंस, दैट सब्जेक्टिव। सो फॉर एग्जाम्पल आपने आगे कहा आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये जिसने कहा है उसके हिसाब से अच्छा है। मे भी ये मौसम किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो लोग जिनको फ्लू हो जाता है या जिनको एलर्जिक इश्यूज हैं उनके लिए मौसम अच्छा नहीं है, वो कहेंगे कहाँ अच्छा है भाई, बहुत बुरा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये बात सब्जेक्टिव है, बट इट्स इवनिंग, ये कैसी बात है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये फैक्ट है। आप सबको पता है कि द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर सिटिंग हियर इट्स इन इवनिंग टाइम। ठीक है, इसी तरीके से द सन इज ब्राइट and it gives you the information of morning or it gives you the identification of morning, that's objective। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है या वो है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सब मान रहे हैं, या कोई चीज जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके सामने आई है, दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए भी रेड है, अगर मेरे लिए कलर रेड है तो वो आपके लिए भी कलर रेड होगा। ठीक है, अगर मेरे लिए कोई चीज इट्स ह्यूज और इट्स ओपन, सो आपके लिए भी वो होगी। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन अगर कोई चीज प्रेफरेंस या ओपिनियन पे बेस करती है वो सब्जेक्टिव होगी, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती, राइट। तो सोर्सेस को हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है कि हम जो रीड कर रहे हैं वो किस तरह की सोर्स है। थर्ड है स्पीड। नाउ व्हाई स्पीड इज सो important in reading? because most of the time when you are researching and if your speed of reading is not good, तो क्या होता है, क्या आप अपना असाइनमेंट और प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेफरेंसिंग के लिए जब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और रिसोर्सेज को पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे उतने टाइम में जितने टाइम में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जो टू आंसर्स, ओपन टू इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव, वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज होना किसी भी रीडिंग मटेरियल के लिए बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपको न्यूज़पेपर अचानक से दे दूं रीड करने के लिए और उसमें से कोई कॉलम को मैं कहूँगी एक्सप्लेन करें कि किस बारे में है, तो आप उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे चाहे आपको वो बात समझ भी आ रही हो। क्यों? क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट, कोई गेम आपने स्टार्टिंग से देखा हुआ है और उसकी कोई बीच की खबर आई है या उसमें कोई इंसिडेंट हुआ और वो बीच की खबर, वो इंसिडेंट छपा, अब मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगी, आप मुझे वो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि आपको उसकी एक प्रायर नॉलेज है। हम हमेशा उस चीज को पर्पसफुली पढ़ते हैं जिसकी हमें प्रायर नॉलेज होती है, राइट। एंड लास्ट थिंग, विजुअलाइजेशन। रीडिंग ऑफन ट्रिगर्स इमेजिनेशन। जैसे कि आपने कहा आप स्टोरीज पढ़ते हैं, यूजुअली लोगों को फिक्शन क्यों पसंद होता है, यानी कि अनरियलिस्टिक चीजें क्यों पसंद होती है? बिकॉज दैट गिव्स देम द स्पेस टू इमेजिन एंड क्रिएट थिंग्स। ठीक है, आप अपने दिमाग से बहुत सारी पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे सीन्स, बहुत सारी विजुअलाइजेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं बाय जस्ट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग रीड करते हैं। तो रीडिंग के कई रीजंस होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई जब मेरे पास टाइम होता है आई यूटिलाइज इट इन रीडिंग, दे आर रीडिंग इट फॉर विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो इन चीजों को पिक्चराइज करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आई वांट टू इंक्रीज और आई वांट टू
डेवलप मोर नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर थिंग। वो क्यों कर रही होती है? क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर चीज के बारे में प्रायर नॉलेज होती है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है? वाई ग्रेट। कोई नया गेम आता है या कोई एक गेम आप जो खेल रहे हैं उसका कोई नया वर्जन या उसमें कोई एडवांसमेंट होती है, तो आप उसके बारे में फौरन उसके रिव्यूज और बाकी चीजें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आपके पास एक प्रायर नॉलेज है, आपने वो गेम खेला हुआ है, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजों को पता है। अब जो नई एडवांसमेंट हुई है, आप उसको जानने के लिए कि वो कैसे यूज होंगी, आप पढ़ेंगे। राइट? तो दिस इज कॉल्ड प्रायर नॉलेज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पज। स्पीड रीडिंग आएगी कॉम्प्रीहेंशन में। जब हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते, कॉम्प्रीहेंशन का जो वर्ड है इसका मतलब पता है सबको? कॉम्प्रीहेंशन का लिटरल मतलब क्या है इस वर्ड का? कौन कह रहे हैं समराइज करना? एनीबॉडी फ्रॉम द ऑनलाइन? व्हाट इज योर नेम बाय द वे? नाम क्या है आपका? यस, टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, थैंक यू मोहम्मद अली। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करने का लिटरल मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। राइट? कोई भी चीज जो आपको समझ आ रही है, इट मींस दैट यू हैव कॉम्प्रीहेंडेड दैट। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया, यू सेड दैट यस आई अंडरस्टूड, इट मींस दैट यू हैव कॉम्प्रीहेंडेड द कंटेंट व्हाट आई टॉट। ठीक है, तो इसी वजह से स्पीड रीडिंग आती है कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा टाइम बाउंड होती है। ठीक है, टाइम बाउंड का मतलब है अगर मैं क्लास में भी दूंगी तो आपके पास कितना टाइम होगा? एक क्लास, इसके अंदर ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। अगर आप पेपर में कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास कितना टाइम होगा? मैक्सिमम 2 आवर्स। ठीक है, और उसमें आपको दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं तो कॉम्प्रीहेंशन का आपके पास लेट्स से 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर होगा। राइट? तो हमेशा कॉम्प्रीहेंशन टाइम बाउंड होता है, इसलिए आपको स्पीड रीडिंग सिखाई जाती है कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अब आपको समझ आ रहा है स्पीड रीडिंग किस पर्पस के लिए यूज होती है? चॉइस। चॉइस इसलिए जरूरी है फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी सब्जेक्ट या किसी नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है और वहां उसे फोर्सफुली रीडिंग कराई जाए तो वो उस रीडिंग किए हुए मटेरियल को या उस कंटेंट को रिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, नाउ इफ आई आस्क यू टू रीड any particular book of social sciences, you will not retain the information for a longer period of time. Why? Because that's not your subject. ठीक है, तो ये थे सारे पर्पस जिसके तहत हम रीडिंग कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड करना। थैंक यू आयशा फॉर गिविंग मी द मीनिंग। उसने जवाब दिया है, तुमने दिया? recognition and understanding. Now see the difference. दो चीजें आपके सामने हैं, एक है recognition और एक है reading for understanding। comprehension जो है वो आपका राइट साइड है। ठीक है, नहीं आपका, आपका राइट है ना? अपना ही राइट लेफ्ट नहीं पता है। ठीक है, नहीं मेरा मत बताएं, अपना बताएं। ठीक है, सो योर राइट इज रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। राइट? नाउ इफ यू सी द recognition column, what can you read here? तुम पढ़ लोगे? व्हाट्स योर नेम? आप पढ़ लेंगे ना, क्योंकि आप मेडिसिन आपने पढ़ी हुई है ना। पढ़ो जरा ये क्या लिखा है recognition। Phylobates, terribilis, concentrates, betra। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये चीज याद करने के लिए दूंगी तो आप इसको किसी तरह रट लेंगे और याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, बट इफ आई आस्क यू व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे आगे सब फंस जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट फेमिलियर टू यू। ठीक है, even if you have studied medicine, you have not gone to that advanced level where you can study these things। ठीक है, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। यू कैन ओनली memorize it but you cannot comprehend it। but if I ask you to read the second column, ये आपको समझ आ रहा है? oh my god, कोलंबिया का मतलब पता है क्या है? it's a place। कोलंबिया गोल्डन पॉइजन फ्रॉग क्या है?
एक फ्रॉग का टाइप है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, कॉन्सेंट्रेट्स अ टॉक्सिन, जहर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो जहर है जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो जो दूसरा कॉलम है यानी कि रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। नाउ इफ यू डोंट इवन रिटेन द होल सेंटेंस एग्जैक्टली, but you can easily explain it to anyone. Why? Because it is something which you can comprehend. क्यों? क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है that is an ordinary daily vocabulary, ठीक है, वो किसी भी तरह की jargonized लैंग्वेज नहीं है। कॉन्सेंट्रेट का वर्ड हम नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन हम सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है। गोल्डन, ये भी वर्ड आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। पॉइजन, ये सब हमारे लिए डेली वोकैबुलरी में आने वाले वर्ड्स है। फ्रॉग, कोलंबिया, ये सारी डेली यूजेज वोकैबुलरी है। एनीथिंग व्हिच इज टेकन फ्रॉम द डेली वोकैबुलरी इज कॉम्प्रिहेंसिव। एनीथिंग व्हिच इज jargonized, ठीक है, या फील्ड रिलेटेड लैंग्वेज, दैट्स नॉट easy to understand until unless you relate it to that field, ठीक है। इस बात को इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि जब हम लेटर्स के टॉपिक पे आएंगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप कॉमर्स के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे या किसी भी ऐसे इंसान से जिसने कॉमर्स से, जिसका कॉमर्स से कोई ताल्लुक नहीं है या जिसका बिजनेस फील्ड या अकाउंट्स की फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, आप उससे उस जॉर्गन में बात करें। क्योंकि अगर आप उससे उस जॉर्गन में बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट he or she is not understanding, it's you who is not sending the message in a correct way, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज लेट्स से हम कोई चीज मार्केट करते हैं और हम आम लोगों को अपनी चीज प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं तो हम वो लैंग्वेज यूज नहीं करते जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें उनके हिसाब से या उनकी डेली लैंग्वेज में वो चीज समझाते हैं कि इसका फायदा उनको कैसे पहुंचेगा। क्योंकि अगर हम उनको उसकी टेक्निकल जॉर्गन में चीजें बताना शुरू कर दें कि इसमें हमने ये केमिकल यूज किया, इसमें ये केमिकल यूज है, तो वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। और उनको कभी भी उस चीज से एक उनका कोरिलेशन नहीं बनेगा और वो चीज वो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग के लिए आपको उन्हें उस चीजों की एग्जांपल्स देनी होंगी कि किस तरीके से उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या किस तरह से उनको बेनिफिट देंगे। जब आप इस तरीके से उनको डेली लाइफ या डेली एग्जांपल्स देंगे तो उनको वो बात समझ आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। नाउ स्पीड रीडिंग हैज टू थिंग्स, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। व्हाट इज स्किमिंग? ये क्या होता है? स्किमिंग का मतलब होता है सरफेस लेवल, ठीक है। आप में से कभी ओके, लड़कियों को तो पता ही होगा, व्हेन यू बॉयल मिल्क व्हाट हैपन? बाहर नहीं आ जाता है वो, कोई वो जब आता है जब आप देख ना रहे हो, ठीक है। So usually the fat of that milk comes on the surface and then what do you usually do if you really need to use it? You extract it, ठीक है। वो तो बेटा जब गिरता है ना, मैं कह तो रही हूँ जब तुम जैसे लोग उसे बगैर ध्यान दिए बस चला के छोड़ दो और मोबाइल में लग जाओ तो ऑब्वियसली गिरेगा, ठीक है। But usually when you see when it boils up, so the fat comes on the surface and you take it off, you extract it. Some people utilize it in different purposes, for example for the yogurt, for butter or for any other kind of thing, and most of the people don't use it because health conscious लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं ये बहुत खराब है इसे निकालो, right? And then they get the skim milk. Now what is that skim thing? Skim milk means that the fat comes on the surface and you just extract it. कोई भी चीज जब हम सरफेस लेवल पे देखते हैं तो दैट स्किमिंग। एक मैंने आपको एक लेट्स से एक ब्रोशर दिया और मैंने कहा ये क्या है, आपने ब्रोशर यूं देखा, आपने कहा आई थिंक कोई ट्रैवल ट्रैवल ब्रोशर लग रहा है, ये क्या था? ओवरव्यू। तो दैट इज अ स्किमिंग प्रोसेस। अब मैं कहूँ कि मुझे जरा बताना कि इसमें वो कौन कौन से पैकेजेस दे रहे हैं और वो कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, कितने दिन का टूर है, व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस एंड ऑल, फिर आप उस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे to see all the details in it. When you go for details, that's called scanning. ठीक है। स्कैनिंग एक डिटेल्ड रीडिंग होती है और स्किमिंग जो होती है वो सरफेस रीडिंग होती है, ठीक है।
to make low fat milk. Yes, exactly. ठीक है. राइट. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई. तो हम जब कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी पैसेज रीड करते हैं तो हम दोनों प्रोसेस यूज करते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग बोथ. ठीक है. स्किमिंग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं वो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हमसे पूछ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया, गिव द टाइटल टू दिस पैसेज. ठीक है. अब एक टाइटल देने के लिए आप उसको स्किम करेंगे, आप उसके मेन पॉइंट्स रीड करेंगे एंड देन यू गिव अ टाइटल. ठीक है. बट उसमें आ गया एक क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जा रहा है कि यू नो सो एंड सो और दैट पर्सन when he goes there what was the exact line he stated to the other person. ठीक है. अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, you need to go into the details of that passage to see that कहाँ पर उसने वो line narrate की है और आप वो exact line लिखें. ठीक है. So some questions need detailed reading and some questions need skimming. ठीक है. So usually skimming is the process which includes there are lengthy materials to go through. जब आपको कोई बहुत ज़्यादा, अभी for example जब आप कैप में आएंगे इंशाल्लाह, right? So you need to go through a lot of studies. ठीक है. क्योंकि आपके lengthy courses हैं, extensive syllabus है. ठीक है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-4 नोट्स पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. जो एक आपने खुद बनाया है, एक आपके टीचर्स ने दिए हैं, और एक मे बी आपको कोई और आपको लग रहा है कि इट्स एन इजियर वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो आप वो भी पढ़ रहे होते हैं. फिर आप एक अपना एक जॉट डाउन करके एक प्रॉपर नोट बनाते हैं जो आप एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बना रहे होते हैं. राइट. सो व्हेन यू आर कंसिडरिंग सो मेनी रिसोर्सेज, तो आप वो सारी बुक्स पूरी पूरी तो नहीं पढ़ेंगे. यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द टॉपिक on which you need to know the information and then उसमें से भी आप कुछ पार्ट पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. ये होती है स्किमिंग, सॉरी ये होती है स्कैनिंग. और ये आप कब कर रहे होते हैं, ये आप जब कर रहे होते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये चीज है क्या, तो आप उसके टाइटल, उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या उसके इंट्रोडक्टरी पेजेस से ही पता लगा देते हैं कि ये किस चीज के बारे में. क्योंकि ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में वो उसके इंट्रोडक्शन में लिख दी जाती है. ठीक है. ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्यों है. There are lengthy materials to go through, there are time limitation, there is too much information. So if there are there is too much of information given in your passage, then you just have to read the topic sentences. Topic sentences का पता है क्या होते हैं? पहला पैराग्राफ है ये. ठीक है. स्पीड रीडिंग. कोई मुझे बता सकता है इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है? एनीबडी? और कोई? सॉरी. ये तो याद है ना मैंने क्या पूछा है, मेरा क्वेश्चन क्या है? टॉपिक सेंटेंस. वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. टॉपिक सेंटेंस इज ऑलवेज योर पैराग्राफ्स फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है. सो स्पीड रीडिंग जनरली एंटेल्स रीडिंग सेवरल वर्ड्स एट अ टाइम. ये है आपका टॉपिक सेंटेंस. एंड इफ यू रीड द होल पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे. पॉइंट वाला वो याद है ना, एक्रोनियम PEEL. तो आप इस उस बेसिस पे भी अगर आप इसको डाल के देख रहे हैं तो पॉइंट है इसमें कि स्पीड रीडिंग जो होता है वो जनरली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारे वर्ड्स इन अ मिनट या इन अ सेकेंड रीड करते हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट स्पीड रीडिंग. Now if you see the other sentences written in the same paragraph, they are what? Explanation of the first sentence. It involves performing many tasks at once. For instance, seeing the words at one word, ये क्या है? Example है. ठीक है. Concentrating on what is being said and eventually making conscious effort to comprehend. This does not mean that the reader is skipping most of the words and will eventually miss out on the overall idea. So this is all what? Explanation and example. Now the last sentence is a link.
There are various speed reading techniques used for this purpose that includes skimming and scanning. Now this link is linked with what? Point या second point? Second point. क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें मजीद दो सब टॉपिक्स आएंगे, इसलिए उन्होंने लिंक ऐसा बनाया है कि वो स्किमिंग और स्कैनिंग से कनेक्ट किया है. अगर ये इसमें और कोई फर्दर डिविजन्स नहीं होते तो वो दोबारा इसको स्पीड रीडिंग पे ले जाके लिंक अप करते और ये पैराग्राफ एंड हो जाता. ठीक है, अब आप देखें स्किमिंग. स्किमिंग में जो पहला सेंटेंस है वो आपको स्किमिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देगा, क्योंकि दैट इज द मेन आइडिया और व्हाट यू कॉल टॉपिक सेंटेंस. रीड इट. ठीक है, skimming involves getting to know main idea of the text without actually reading all the words in it. ठीक है, कभी कभी आपको पूरा टेक्स्ट नहीं भी पढ़ना होगा, सिर्फ एक लाइन आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग्स की पढ़ेंगे. जितने फॉर एग्जांपल एक पैसेज आया आपके सामने, उसमें 4 पैराग्राफ, आपने चारों पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस पढ़े, आपका आइडिया डेवलप हो गया, आइडिया जनरेट हो गया आपके दिमाग में कि ये पूरा पैसेज किस चीज के बारे में और किस तरफ इंक्लाइंड है. ठीक है, क्या ये इस बात की फायदे बता रहा है या नुकसान बता रहा है या इस चीज को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है या इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशंस बता रहा है. राइट, सो दिस इज हाउ वी डू स्किमिंग, एंड वी ऑलवेज डू स्किमिंग ऑफ द लेंथी टेक्स्ट बिकॉज वी हैव लेस टाइम. ठीक है, अब आपकी इतनी बड़ी बुक है, अगर आपसे कोई आपको दे आपके हाथ में और आपसे बोले कि जरा बताना इसमें क्या क्या है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? वेरी गुड, कंटेंट या इंडेक्स लिस्ट जो होती है वो आपको पूरी बुक का एक आइडिया दे देगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और आपके इस कोर्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी. राइट, यू नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी पेज और आप सारे चैप्टर खोल खोल के नहीं देखेंगे बिकॉज यू हैव लेस टाइम. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्किमिंग. एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, skimming through the newspaper headlines to get an overall idea of what is going on around the region. ठीक है, यूजुअली जब न्यूज़पेपर हाथ में आता है, न्यूज़पेपर एक ऐसा रीडिंग मटेरियल होता है जिसे कभी भी पूरा कोई नहीं पढ़ता. ठीक है, ये पूरा पढ़ने के लिए नहीं होता है, आप उसमें से सिर्फ वो चीजें पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या आपके लिए नेसेसरी हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अखबार उठाते हैं तो यूजुअली जो बड़े अखबार हैं उनमें हर सिटी का एक डिवीजन आता है. सो फॉर एग्जांपल डॉन है, डॉन में एक सेक्शन आता है मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन हर शहर का डिफरेंट है. हमारे यहाँ कराची के लिए कराची की न्यूज़ को फोकस करेगा, जब आप लाहौर जाएंगे तो वहाँ का मेट्रोपॉलिटन लाहौर को फोकस करेगा, और इसी तरीके से डिफरेंट शहरों को फोकस करते हैं मेट्रोपॉलिटन. जो मेन पेज होता है अखबार का वो आपको पूरे मुल्क की मेन खबरें दे रहा होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं या जो गवर्नमेंटल पॉलिसी चेंजेस हो रही है या लॉ में कोई इश्यूज आ रहे हैं या किसी किस्म का कोई टर्मोइल जो पूरे मुल्क को अफेक्ट कर रहा है, वो आपके फ्रंट पेज पे होगा. लेकिन जो सेक्शंस होंगे वो शहर के हिसाब से होंगे. अब आपको अगर अखबार पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो आप पूरे डॉन को या पूरे अखबार को बैठ के नहीं छानेंगे, आप अपने शहर वाला सेक्शन उठाएंगे और उसमें से भी आप वो चीजें देखेंगे जो आपसे कंसर्न है. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर स्टूडेंट्स, right? You commute on a daily basis for your classes, right? So you always want to see कि शहर के हालात ऐसे हैं, कोई रोड बंद तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट तो नहीं है, कहीं कोई इस तरह का इशू तो नहीं है. ठीक है, मौसम हर तरह से सही है, सड़कों के हाल सही है, ये चीजें आप देखते हो बिकॉज दैट्स योर मेजर कंसर्न राइट नाउ. ठीक है, सिमिलरली व्हेन पीपल आर अप्लाइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दे गो फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस. फिर वो देख रहे होते हैं किस जगह का एडमिशन आ रहा है, कौन सा टेस्ट की डेट आई है, डेडलाइन क्या है, ये सारी चीज. समझ आ रही है बात? इस तरह से हम स्किम करते हैं. अब स्किमिंग में आप देखें इन्होंने एग्जांपल क्या दिए है. आर यू एबल टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? क्यों? कितने लोग हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया आराम से और समझ आ गए? ठीक है, वेरी गुड. इसका मतलब ये है कि दे नो हाउ टू स्किम. जिनको ये चीज समझ नहीं आई है वो पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो एक एक वर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. आर यू डूइंग द सेम थिंग? कितने लोग हैं जिनको ये लाइन समझ नहीं आई है? आ गई है आप लोगों को समझ? वेरी गुड. हाँ, आप बताइए मुझे, एक्सप्लेन करें. ये जो लाइन एग्जाम्पल में दी हुई है, सी,
या और अभी कह रहे हैं हाँ सब समझ आ गया, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। ये तो एग्जांपल दी थी मैंने, अभी मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो लाइन इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, ये कितने लोगों को समझ नहीं आई है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अगर सबको समझ आई है तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो उसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि वो एक एक वर्ड पढ़ने की कोशिश करे। क्योंकि इफ यू रीड ईच एंड एवरी वर्ड यू विल फाइंड इट इनकरेक्ट। आई शुडंट नहीं लग रहा है ये, क्योंकि शुडंट की स्पेलिंग ही ये नहीं होती है। मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द रिपोर्ट, राइट। लेकिन अगर आप इसको फास्ट पेस पे पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब फौरन समझ आ जाएगा, ठीक है। I should make an effort to understand what is in the report because that report is not of your concern, ठीक है। तो आपको इसका मतलब फौरन समझ आ गया, लेकिन अगर आप इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो स्किमिंग आपको सिखाती है कि किस तरह वर्ड स्किप करें और सिर्फ उसका मीनिंग ड्राइव करते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड स्किमिंग। अब आते हैं स्कैनिंग पे, ठीक है। व्हाट इज स्कैनिंग? फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस क्या है स्कैनिंग का? अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। नाउ इफ दे आर सेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अच्छा ठीक है, थैंक यू। उन्होंने करेक्ट करके लिख के दिए, ओके राइट। स्पेसिफिक का वर्ड यहाँ पे हमें इस चीज पे गौर करवा रहा है कि अब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। अब ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी रैंडम रीडिंग से हमें नहीं मिल सकती, हमें फिर उस चीज के बारे में पता करना होगा, राइट। तो जब हमें किसी चीज के बारे में पता करना होता है तब हम उसकी एक एक डिटेल देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन करेक्ट चाहिए होती है। Here the reader knows what is being looked for without necessarily knowing the main ideas. In scanning, reader may want to look for these things: italics, bolds, acronyms, abbreviations. ये चारों चीज समझ आ रही है क्या है? इटैलिक बोल्ड तो समझ आ ही रहा है, एक्रोनियम एंड एब्रिविएशन आर द सेम थिंग, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कोई भी चीजों के फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि देयर इज अ कंपनी इन यूएस हु हैज प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ रोबोट्स एंड नाउ दे आर ओवरपावरिंग द ह्यूमन कैपेसिटी। Now, if I asked you that which company and how many robots they have made up till now, it's a fact. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च। और जब आप रिसर्च करते हैं तो हम डिटेल्स देख रहे होते हैं, हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, स्किम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए या ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको फैक्ट्स ढूंढने, एंड दैट्स स्कैनिंग। फिर आ जाता है साइटेशन, कोटेशन एंड रेफरेंस। ये एक ही चीज है, तीन नाम है, समझे आप? ये सारे सिनोनिम्स हैं। कोटेशन तो सबको पता है क्या होता है, any famous line, famous saying, ठीक है, और any kind of proverb which is once said by anonymous person and now we quote it everywhere, ठीक है। इसी तरीके से रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि सो फॉर एग्जांपल यू सेड समथिंग, यू आर अ फिजिसिस्ट एंड यू सेड समथिंग, और मैंने वो चीज कहीं रेफर की, क्यों? क्योंकि आपने उस पर पहले काम कर लिया है और आपके पास एक रिजल्ट है। अब मैं कहूँ कि अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू हिज रिजल्ट दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है मैं रेफरेंस दे रही हूँ इसका, उस इंसान का या उस बुक का या उस रिसर्च का जो मैंने पढ़ी है। साइटेशन क्या चीज होती है? साइटेशन क्या होता है बताइए? कुछ इन तीनों में से कुछ पहले से पता था क्या? कोटेशन क्या होती है? ठीक है, साइटेशन बेसिकली ये होती है कि आपने बुक से कोई चीज पढ़ी, ठीक है, और आपने वो बुक की एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहीं पर लिख दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि यार मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो इतनी अच्छी तरह किसी ने पहले की है, मैं इस चीज को एज इट इज लिखूंगा, फिर मैं फर्दर उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आप किसी की बात एज इट इज बुक से उठाकर लिखते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, सो दैट्स कॉल्ड साइटेशन, ठीक है। सो हम अगर अपने काम में कभी कभी एसेज में, यूजुअली जब हम ऐसे लिखते हैं या हम लेटर्स लिखते हैं,
तो हम उसमें लोगों को रेफर भी करते हैं और हम उनकी कहीं भी या लिखी हुई बात स्टेट भी करते हैं. सो दैट इज बेसिकली स्कैनिंग, क्योंकि हमें वो चीज ढूंढनी होती है एग्जैक्टली और ओरिजिनल टेक्स्ट की तरह हमें लिखनी होती है. तो हमें उसके लिए स्कैनिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ लिख दिया है एक एग्जाम्पल. रीड द बिलो पैसेज एंड आंसर रेलेवेंट क्वेश्चन. ये एक आपको कॉम्प्रिहेंशन की एग्जांपल दी है उन्होंने कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो आप स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों को किस तरह यूटिलाइज करेंगे. अब ये एक छोटा सा पैसेज है जिसमें 3 पैराग्राफ है टेक्निकली. नहीं 3 नहीं, सॉरी. ओके, 5 पैराग्राफ है. आपको ये 5 पैराग्राफ पढ़ने एंड देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस जिसमें आपको मैं पूछूंगी कि ये स्किमिंग का क्वेश्चन है या स्कैनिंग का क्वेश्चन. ठीक है. So it's on page number 157 in your book. Who doesn't have a book? Is it your first class? आपकी भी? क्या नाम है आप दोनों का? असद एंड इब्राहिम, राइट. ठीक है. सो आप आगे आगे किसी के ऐसे के साथ बैठ जाए जिनके पास बुक है तो आप शेयर कर लें. ठीक है. एंड यू डू हैव अ बुक. हाँ ठीक है, आप साथ बैठ. बस मिस्टर, बस आपके साथ एक आगे बैठ जाएंगे और आपके पास भी बुक है. ठीक है, तो आप दोनों के साथ ना एक एक बैठ जाएंगे. कोई एक अपनी बुक पीछे दे दे तो दोनों शेयर कर लेंगे एंड देन यू पीपल कैन शेयर वन बुक. रीडिंग करनी है. डिस्कस में रीड कर लिया. गुड, गुड, गुड. ठीक है. अच्छा, अब मुझे जरा बताएं कि इसमें क्या बताया गया है. ठीक है. अच्छा, आप बताइए. 5 स्टेजेस ऑफ. ठीक है, आप बताइए. ठीक है, ग्रेट. ठीक है, अब ये जो आपने मुझे अभी इंफॉर्मेशन शेयर की रीड करने के बाद, दिस इज कॉल्ड स्किमिंग. ठीक है, because you just gave me the general overview of the whole passage, that it's about grief and the 5 stages have been discussed in it. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि can anybody tell me that what people do in denial? पढ़ो. हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज इसमें नहीं है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हेन दिस बुक हैज बीन रिटन? दिस इज स्कैनिंग. ठीक है, क्योंकि until unless you scan for that particular information you cannot come up with the thing. आप ये नहीं कह सकते somewhere around this.
ठीक है, आपने मुझे एग्जैक्ट ईयर दिया, जिसने लिखी उसका क्या नाम है? ठीक है, कॉबलर एंड रोज, ठीक है, कॉबलर रोज। अच्छा, इसी तरीके से इसमें एक और चीज है, इस बुक का नाम क्या था? Death and dying. Now all of these information, all of these answers which you people are giving me is from scanning, not from skimming. Skimming का process सिर्फ आप मुझे जब देते हैं जब आप एक general overview देते हैं। जब मैंने आपसे पहला question किया था, that question is for your skimming, that what is it about, ठीक है, and then you start telling me. But when I ask specific things about the date, the name and the title and things like that, तब आपने उसको स्कैन किया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी में आपको दोनों प्रोसेस के साथ काम करना है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, if you see the question types, they have given you the two types of question. How many stages of grief are referred by Kubler-Ross in her book, ठीक है। सो आपने देखा है आंसर में उन्होंने लिख दिया रेफर्ड 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ठीक है। इसी तरीके से लिखा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज फॉर स्किमिंग। व्हाई Kubler-Ross suggested to term stages of grief as defense or coping mechanism? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए, क्लोज्ड एंड एंड ओपन एंड। पहला क्लोज एंड इसलिए है कि वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें जो सवाल किया गया है उसका जवाब आपको जैसे ही आपने टेक्स्ट देखा आपको मिल गया। तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है और आपने वो वहां से पढ़ के बता दिया कि भाई 5 स्टेजेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्योंकि वाई से शुरू हो रहा है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है और ये कभी भी वो चीज नहीं होगी जो टेक्स्ट में लिखी हुई हो। ये होती है कि आपने कॉम्प्रीहेंड क्या किया टेक्स्ट पढ़ के। अब लिखा है व्हाई Kubler-Ross suggested to term stages of grief as defense or coping mechanism। क्यों उसको लगता है कि अगर हम ये 5 स्टेजेस को समझ लें तो ये हमारा बेस्ट डिफेंस या कोपिंग मैकेनिज्म बन सकता है। ये आंसर तो किसी का दिया हुआ है, इसको पढ़ के मुझे नहीं बताना अपना। अभी आपने वो रीड किया है ना, तो आप मुझे बताएं कि कोपिंग मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। कोपिंग का मतलब पता है, किसी चीज से बाहर आना, यानी कि किसी भी ट्रॉमेटिक स्टेज से आप जब बाहर आते हैं, इट मींस दैट यू हैव कोप अप, ठीक है। और डिफेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है, जब आप किसी चीज में फंसे हुए हैं लेकिन आप लोगों के सामने ये कह रहे हैं नहीं मैं सही, दैट्स डिफेंसिव। इट मींस दैट यू आर नॉट ऑल राइट और यू आर नॉट ओके बट यू आर स्टिल पोजिंग दैट यू आर ओके, ठीक है। समझ आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट when you don't feel okay but yet you say that you're okay? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? And how many of you honestly say that you're not okay or accept it that you're not okay and you need help or support? Unfortunately, none of you. So that is the dilemma of your generation, that you people never accept your stages of problem. Usually you are angry and then or you stay in denial. दो चीजों में ही आपकी जिंदगी कट रही है, या तो आप डिनाइल पे रहते हैं और या फिर आपको अगर कोई बहुत पुश कर दे कि भाई नहीं नहीं कुछ तो है कुछ तो है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, and then that's final, and then you never try to accept what is actually wrong with you. That's the case, ठीक है। सो बेसिकली वाई का आंसर जो होता है वो ओपन एंडेड होता है। तो आप जब बताते हैं जब आप कोई चीज पढ़ लेते हैं, सो यहाँ पर उन्होंने पढ़ के ये बताया, इन ऑथर्स ओपिनियन द स्टेजेस शुड बी टर्म्ड एज डिफेंस और कोपिंग मैकेनिज्म सिंस दे फंक्शन इन सिमिलर वेज अगेंस्ट ट्रेजिक न्यूज। यूजुअली डिफेंस और कोपिंग मैकेनिज्म वो इसलिए कहा जा रहा है उनको बिकॉज दैट्स बेसिकली अ सिमिलर वे ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक और ट्रेजिक इंसिडेंट। किसी भी तरह की ऐसी चीज जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, अनप्रेसिडेंटेडली आपके सामने हुई, ऑब्वियसली उसको उससे कोप करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। यूजुअली पीपल रिएक्ट, दे डोंट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स देना इज अ नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन यूजुअली हम रिएक्ट करते हैं विच इज नॉट नॉर्मल। इट मीन्स दैट वी आर प्रॉब्लम। अब ये सारी चीजें मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज दैट्स ऑल फॉर योर ओन रीडिंग। Now we are just going to do one activity and then we are going to end the class, right? And
रेस्ट ऑफ द होल चैप्टर इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। इसमें से ये जो चैप्टर है ये आपको बुक में दिया गया है, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का आएगा उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा कि आपको ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6.6। सो 6.6 जैसे है इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। यू हैव टू रीड द होल पैसेज, once you've done reading then you have to answer the MCQs, so that is the easiest and the time saving element. You just have to click on the right option according to your own choice and then you are done with this question. ठीक है, so let's do it together and then later on the other exercises you have to do on your own. 6.6 से शुरू कराने की वजह यह है कि उससे पहले की जो एक्सरसाइजेज है that is specifically used for Pressy writing and I will be using these text as well for your Pressy writing which would be the next topic. ठीक है, so comprehension में हम सबसे पहले देखते हैं। अब आपको मैं कहूंगी कि try to skim this passage, 6.6 को skim करें and then tell me what is it about. पेज नंबर है आपका 170। सिर्फ स्किम करना है। Julia, what is it about? When you get a pressure तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए आपको लगा, ठीक है। आप बताइए, कोई और बताइए। हाँ, प्रेशर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और कोई बताए मुझे। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सो हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। जी आप क्या कह रहे थे? हेलो, यस, सोलो बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप में एक बर्डन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको स्किम करके समझ आ गई। अब अगर हम जा रहे हैं, गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस पैसेज, व्हाट कुड बी द ऑप्शन? वेरी गुड, सी वुड बी द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज जो इजीएस्ट तरीका होता है ना किसी भी टॉपिक को या किसी पैसेज को टाइटल देने का, टॉपिक सेंटेंस पहला याद रखिए, वो उसकी पूरी पूरी जिस्ट को बता देता है। अब उन्होंने लिखा है द प्रेशर्स ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड आर इनकेपेबल। इनकेपेबल क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड का मतलब ही यही है कि यहाँ से आप उठाएंगे द प्रेशर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रेशर भी कैसा है? नेगेटिव, राइट। तो दोनों मैच हो रहे हैं, टाइटल आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, type of pressures as identified in the passage which are generally faced by individuals who choose to be self-employed with those who seek to work for others include as compared to। ये क्या करना होता है? ये एम्प्लॉय को भी करना है और ये ओनर को भी करना है। Types of pressures as identified in the passage which are generally faced by individuals who choose to be self-employed with like same as those who seek to work for others include। यानी कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रेशर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्या है?
Working for long hours, getting into debt and maintaining faith in the business. Are you sure? Huh? How many of you are saying A? एक एक को लगा, चलो ठीक है। बी कितने लोगों को लग रहा है? 1 2 3 4। क्या हाथ उठा रहे हो? नहीं, 5 6 6। सी कितने लोगों को लग रहा है? तुमने तो इसमें भी हाथ उठा लिया। नहीं, ये कोई पसंद की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ए? क्यों, तुमने आंसर चेक कर लिया? राइट, ठीक है। अच्छा, ए बी और सी में कंफ्यूजन है। लेट्स चेक द आंसर इन द एंड। ठीक है, दोज हु आर सेइंग ए स्टिक टू इट, दोज हु आर सेइंग बी स्टिक टू इट, एंड सी। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो क्यों दिया है। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू the third one, the four qualities in the context of the passage which are vital for success of self-employed persons are। किन चार चीजों पे या किन चीजों पे उसका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए तभी उसे सक्सेस मिलेगी? Because these things have been discussed: positive attitude, leadership, polite to customers, and disciplining difficult employees. These are the things which are written. अभी नहीं, ये जो तुम हाथ बांध के बैठे हो, you know this is a kind of cross connection for communication. You will never understand things, right? So this is the third. ठीक है, third आपका sure है A. Now fourth, how can self-employment disturb one's family life? If the business gets successful, exposure to a higher living, ये सी है, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स कैन ईट अप द टाइम टू बी गिवन टू द फैमिली। राइट, ठीक है। अब हमारे पास जो कंफ्यूजन आई थी वो आई थी 2 में। ठीक है, और 2 की कंफ्यूजन आपकी क्या आई थी? सी है। हाउ मेनी ऑफ यू वर विद सी? तुम तो रहने ही दो। ठीक है, सी किस तरह से है? Types of pressures as identified in the passage which are generally faced by individuals who choose to be self-employed, those who seek to work for others include। अब यहाँ पर आइए, types of pressure। Working long hours have many adverse impact on your family। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेशर में ये वाला पैराग्राफ है। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ सेवरल क्वेश्चंस बिफोर यू इंटेंड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस वेंचर। डू यू हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज? कैन यू अफोर्ड द रिस्क ऑफ देम? फॉर एग्जांपल, यू माइट टेक अ सिक्योर्ड लोन बेस्ड। ये सारी चीजें आ रही हैं, और अब आप जब यहाँ आएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सी, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, गेटिंग इनटू डेट एंड मेंटेनिंग फेथ इन द बिजनेस। अब आप चेक करें इसका आंसर। सी है? Great. So this is how we solve comprehension. Now for your practice, you have numerous activities here in the book, in this chapter. I want you to start practicing comprehension so that you will polish your comprehension skills. Also, you will increase your speed reading. ठीक है? Next class जो होगी उसमें हम प्रेसी देखेंगे, प्रेसी writing क्या होती है। ठीक है? That is also the part of the same chapter, and that's a 10-mark question. So this question carries 20 marks. Last time we have covered 30. So 30 and 20, 50. So we have covered 50 marks. 10 तो 10 मार्क्स हुए थे ना। तो अभी हम उसको ऐसे राइटिंग हम उसकी कंटिन्यू करेंगे प्रेसी के बाद। ठीक है, सो एटलीस्ट you will develop your reading skills and you will also increase some vocabulary which you can utilize in your essays. ठीक है, that's it. Any question? ठीक है, okay students, if you are done with the questioning, so we will be meeting in the next class. Thank you, Allah Hafiz.